Let's start the class of the day. हम लोग का पोस्ट 1857 के जो इश्यूज बचे थे हम उसको हैंडल करते हैं. Then start the national movement from 1858 to 1905. अब देखिए जो ब्रिटिश एम्पायर था, फॉरेन पॉलिसी क्या थी? जो 1857 के बाद की फॉरेन पॉलिसी आती है, द फॉरेन पॉलिसी मे बी एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन फॉर द मेंस. और प्री में सवाल तो आते ही आते हैं. क्या स्क्रीन ठीक नहीं है? स्क्रीन इट्स फाइन. तो जो फॉरेन पॉलिसी का इशू है, अगर हम उसको देखें तो फॉरेन पॉलिसी में जो 1857 के बाद का इशू है वो किस तरह से 1857 के बाद की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है. जो ब्रिटिश के नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, नेबर्स के साथ उन्होंने एक नया बेसिस बना किया. तो पहला ही सवाल जो मिनिमाइज तो नहीं, स्क्रीन फुल तो है कि स्क्रीन? फुल स्क्रीन तो है. व्हाट्स प्रॉब्लम? तो 1850 अब पहला ही सवाल क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, यू ट्राई टू लिसन. क्वेश्चन क्या है? क्राउन. हमेशा सवाल में ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड क्राउन. Because after 1857, क्या हुआ? Costume, you are doing something. Some problem? It's fine. चलिए, तो 1857 के बाद जब क्राउन का शासन आता है, when crown came into existence, तो what crown is doing? क्राउन ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई, उस फॉरेन पॉलिसी का बेसिस क्या था? व्हाट इज द बेसिस? टू फैक्टर्स. जो फॉरेन पॉलिसी उनकी बनी कैसे? व्हाट इज द टू फैक्टर्स जिसके बेस पे उनकी पॉलिसी बन रही थी? मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन. अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि पोस्ट 1857 जो भारत का अपने पड़ोसियों के साथ संबंध विकसित हुआ, द रिलेशनशिप ऑफ द इंडियंस, ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट विद द फॉरेनर्स, यह क्यों हुआ? क्योंकि दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन. इससे क्या हुआ? इससे नेचुरल जो ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स इंडिया के थे वहां तक पहुंच गए. अगर ये तो चीज नहीं होता, these two things were not happened, तो गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं हो पाती कि वह अपने नेचुरल ज्योग्राफिकल फ्रंटियर तक पहुंचती. अब गवर्नमेंट क्यों जरूरी था नेचुरल ज्योग्राफिकल फ्रंटियर के तक पहुंचकर एक पॉलिसी बनाना? डिफेंस एंड इंटरनल कोहेजन. If you see this paragraph, which has structured for the three questions. Question number one, advantage. Question number one, advantage of. Question number one, advantage of modern means of communication and political and administrative consolidation. Due to these two reasons,
They are able to reach out to their geographical frontiers. सेकेंड, अब यह जरूरी क्यों हुआ, एक पॉलिसी बनाना जरूरी क्यों हुआ? व्हाई पॉलिसी वाज रिक्वायर्ड? बिकॉज डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने इंटरनल पोजीशन के लिए। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एलियन कैरेक्टर था वह एक नया तत्व था। तो फॉरेन पॉलिसी जो एक फ्री इंडिया की बनती और फॉरेन पॉलिसी एक एलियन पावर की बनती, दोनों फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज है वो डिफरेंट होंगे, उनके एम डिफरेंट होंगे। तो जो एक फॉरेन पॉलिसी बनती इंडिपेंडेंट इंडिया की, वह नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल से बनती, और जो फॉरेन पॉलिसी विदेश बनती इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग कंट्री। दिस इज a decisive factor for determination of the foreign policy of British Empire. If India has been independent and foreign policy would have been made by the Indians, then the consideration of the need and interest of the people may have been there. But because there was an alien power, therefore that alien power was making a foreign policy. For what reason? For the interest of the ruling country. अंजलि लिंक शेयर कर दो बिहार इंपावर वुमेन वाले ग्रुप में, मेरे ख्याल से वो मिस हो गया है। अब इंडिया की केस में जो फॉरेन पॉलिसी थी वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फॉलो की और डिक्टेट की, वो कहां से थी? वह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी। इंडिया के केस में जो फॉरेन पॉलिसी बनी और डिक्टेट कौन सी थी? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दो मेजर एम थे। नाउ कम ऑन द एम्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एशिया और अफ्रीका में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेजर एम क्या थे? एशिया अफ्रीका में दो थे, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन एम्पायर एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कॉमर्स and economic interest in Africa and Asia. Listen carefully. If any doubt you ask me. Understand this. ये सवाल 1857 के बाद की फॉरेन पॉलिसी का मैंने कहीं देखा नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आता है तो आप कैसे आंसर करो, समझने की कोशिश करो। आप 150 शब्द में 250 शब्द में आता है और प्री का सवाल तो लगातार में सॉल्व करो, प्री का सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब आप समझिए, जब अब हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह एलियन पावर थी। द पॉलिसी ऑफ एलियन पावर विल नॉट हैव एनी कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इट विल बी डिटरमाइंड हैविंग द कंसिडरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। जो ब्रिटेन के, जो इंडिया के अंदर जो पॉलिसी फॉरेन की बन रही थी, उस फॉरेन पॉलिसी के लिए सारा मैंडेट डिक्टेट आ रहा था ब्रिटेन से। जो ब्रिटेन के इंटरेस्ट को सूट करता था उसी को पॉलिसी के रूप में लाते थे। अब जो ब्रिटिश की, अब आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी किस आधार पर डिटरमाइन हो रही थी। नाउ वी रीच्ड ऑफ द पॉइंट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पोस्ट 1857 was determined by the British government. Now see the next step. What British government was wanted. ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वह जो उसका इंडियन एम्पायर है जो बहुत इनवैल्यूएबल है, इसका प्रोटेक्शन हो, सुरक्षा हो। दूसरा, ब्रिटिश का एक्सपेंशन, ब्रिटिश का उसका एक्सपेंशन हो कॉमर्स और अदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट का एशिया और अफ्रीका में। These are the two. अब इसको प्री का सवाल बनाओ। मेक क्वेश्चन। Two important reasons, two important bases on which foreign policy was restricted. इन दो महत्वपूर्ण आधारों पर
उनकी फॉरेन पॉलिसी बनती थी। तो अगर आपके प्री में सवाल आता है तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी होगा और दोनों का दोनों ऑप्शन सही होगा। क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट? नो डाउट। अब यह एम कैसे प्रोनाउंस होता था? अब आप एम समझ गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम क्या था। अब जो यह एम था, इस एम के लिए ब्रिटिश शासन ने एक्सपेंशन किया और आउटसाइड इंडिया के जो ट्रेड काउंटर्स थे वहां तक पहुंचे। तो अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह एक्सपेंशन करने लगे और अपने इंडियन के जो डिफरेंट बाउंड्रीज थे उसके बाहर जाकर राज्य जीतने लगे। अब यह जो एम था, यह एम जब उनका बना, इससे क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया विद अदर इंपीरियलिस्ट नेशंस। यूरोप के जो और उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी देश थे, दोज इंपीरियलिस्ट जो नेशंस थे, उनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो इंपीरियलिस्टिक नेशंस, दोज नेशंस वर आल्सो इंटरेस्टेड कि वो अफ्रो एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करें, यहां पर अपनी वह प्रभुसत्ता स्थापित करें। तो डिजायर टू डिफेंड इंडियन एम्पायर, टू प्रमोट British economic interests and to keep the European powers at arm's length from India. इन तीन कारणों से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के पड़ोसी देशों पर एग्रेशन शुरू कर दिया। क्लियर? नाउ कम ऑन वन मोर पॉइंट वी आर एडिंग। दो पॉइंट मैंने पहले ही कहा था, नाउ एडिंग वन मोर पॉइंट कि जो यूरोपियन पावर्स थी वह इंडिया के आसपास ना आ सके, उनको इंडिया से आर्म्स लेंथ पे रख सकें, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रेशन शुरू किया नेबर्स कंट्री से। और इंडिया के जो रिलेशंस थे नेबर्स से, वह अल्टीमेटली डिटरमाइंड कैसे हो रहे थे? नीड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। अगर आपके एबीसीडी में एक पर ही टिक मारना हो शायद यही आ जाएगा। अगर चार ऑप्शन लिया कि किस कारण की ब्रिटिश की फॉरेन पॉलिसी किस आधार पर संचालित थी, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, अगर नीड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म शायद सबसे अच्छा सही होगा। लेकिन अगर हम इस फॉरेन पॉलिसी को समझने की कोशिश करें तो जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वह ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के इंटरेस्ट को तो सर्व कर रही थी, लेकिन इसका कॉस्ट किसके ऊपर जा रहा था? इंडिया के ऊपर जा रहा था। This foreign policy was serving the interest of the British imperialism, but cost of this service is borne by the India. इस कारण क्या हुआ? मिनी वॉर्स हो गए, अपने पड़ोसियों के खिलाफ बहुत से संघर्ष हो गए, युद्ध हो गए, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी आहुति दी गई। और उसका खर्चा किसने दिया? इंडियन टैक्स पेयर्स दिया। एनी कंफ्यूजन? तो ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी जो पोस्ट 1857 चलाई गई, उसका तीन महत्वपूर्ण इशू क्या है? जो उनका इंडियन एम्पायर है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ए। बी, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसकी सुरक्षा हो सके। सी, जो यूरोपियन पावर्स हैं जिनका उपनिवेश में बहुत विश्वास है उनको इंडिया से आर्म्स लेंथ पर रखा जा सके। ड्यू टू दीज थ्री रीजंस, जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, वह ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के इंटरेस्ट के कारण वह इंडिया के पड़ोसी देशों से संघर्ष में उलझ गया और वह आक्रमण करने लगा। अब इस आक्रमण का सारा खर्चा किसने उठाया? भारतीयों ने। अब देखिए, आक्रमण में खून किसका बहा? भारतीय सैनिकों का। उसका पैसा किसने पे किया? इंडियन टैक्स पेयर्स ने। तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए
हमारा खून भी बहा, हमारा पैसा भी गया। तो वी हैव शेड आवर ब्लड as well as paid the money for the British imperial interests. अब इसमें सबसे पहले इनका संघर्ष हुआ नेपाल से। अब ब्रिटिश चाहते क्या थे कि जो इंडिया की नेचुरल ज्योग्राफी में उसमें नेपाल सबसे नजदीक था। तो अक्टूबर 1840 में एक क्लैश हो गया। वो क्लैश जो स्टार्ट हुआ वो हुआ स्टार्ट ड्यू टू द पुलिस एक्शन, कि बाउंड्री पर दो देशों के पुलिस ने संघर्ष कर लिया, इससे ओपन वॉर हो गया और नेपाल गवर्नमेंट को ब्रिटिश के टर्म्स पर पीस स्थापित करना पड़ा। उसने क्या क्या पीस स्थापित किया? ब्रिटिश रेजिडेंट नेपाल, he ceded the districts of Gawhar and Humayun, abandoned the claim in the Tarai area, withdrew from Sikkim. ये चार महत्वपूर्ण टर्म थे समझौते के। अब इससे एडवांटेज क्या हुआ? पहला आपने क्या देखा कि समझौते में क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ? हिमालय तक एम्पायर पहुंच गया। ग्रेटर ट्रेड विद सेंट्रल एशिया से फैसिलिटेशन होने लग गया, यही चाइना चाह रहा है। फिर स्टेशन शिमला, मसूरी, नैनीताल मिले। गुरखास ऐड हो गए स्ट्रेंथ में, जिससे क्या है, ब्रिटिश आर्मी स्ट्रांग हुई। तो ए क्या हो गया? ये है एग्रीमेंट। बी ये क्या है? एडवांटेज टू द एग्रीमेंट। आप इसमें लिखिए, राइट डाउन दिस। Very easy, very simple concept I'm trying to propound. As easy as possible I'm trying to put forward. अगर फॉरेन पॉलिसी आता है मेंस में, तो जितने देशों को मैं पढ़ा रहा हूं आप उनको एक एक करके लिखिएगा, कोई देश छोड़ेगा मत। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉडल आंसर शीट में 100% इनका जिक्र होगा, 100% होगा। बर्मा। अब 19th सेंचुरी में बर्मा को कॉन्कर किया गया। अब दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बॉर्डर क्लैशेस से। अब बर्मा में ब्रिटिश इंटरेस्ट क्या था? फॉरेस्ट रिसोर्स। प्रमोट एक्सपोर्ट, check the spread of the French commercial and political influence. C. तो बर्मा में ब्रिटेन का इंटरेस्ट क्या था? पहला बात तो बर्मा का जो एक ह्यूज फॉरेस्ट रिसोर्स था वह एक अट्रैक्शन था। दूसरा, बर्मा एक बाजार था, तो जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे उसको एक्सपोर्ट प्रमोट किया था। तीसरा, जो फ्रेंच कॉमर्शियल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वह बर्मा में न हो सके। तो बर्मा और जो रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है उसमें न हो सके। अब बर्मा की जो हिस्ट्री है वो इंटरेस्टिंग है। 18th सेंचुरी में जो किंग अलुगप्या थे उन्होंने बर्मा को यूनाइट किया और 1823 में बर्मा ने आसाम को जीत लिया। और जो बर्मीज ऑक्यूपेशन था अराकान और आसाम में, यह कंटिन्यूअस फ्रिक्शन बन गया बिटवीन बंगाल और बर्मा। अब इन 1824 में ब्रिटिश ने क्या किया? वॉर
डिक्लेयर कर दिया बर्मा। और बर्मा में जो वॉर डिक्लेयर किया उसमें बर्मी फोर्सेस को उन्होंने आसाम, काचर, मणिपुर, अराकान इससे पीछे कर दिया। और ब्रिटिश जो फोर्सेस थी उन्होंने जो सी फोर्सेस ऑक्युपाइड कर लिया रंगून, और कैप्टन आवा के पास तक पहुंच गए। फिर क्या हुआ, फरवरी 86 में एक पीस ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ यांडापू। अब इस ट्रीटी के टर्म्स क्या थे? ₹1 crore एज वॉर कंपनसेशन। जो कोस्टल प्रोविंस थे असकान के और तेरासिन के, उसको उन्होंने सीट कब्जा कर लिया और अबेंडन ऑल टीम ऑफ आसाम, काचर एंड जेंटिया। मणिपुर को एज इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया। एक कॉमर्शियल ट्रीटी हुई विथ बर्मा एंड ब्रिटेन, और ब्रिटिश का जो रेजिडेंट था वो आवा में कैप्टन में रहा, और जो बर्मीज इन्वायर का करता रहा। These are the 6 terms of the treaty of the Burma and Britain. अब इस ट्रीटी से फायदा क्या हुआ? What the benefit of this treaty? Just you note down this. बेनिफिट क्या हुआ इस ट्रीटी से? जो ब्रिटिश ने क्या किया, कोस्ट लाइन, इस ट्रीटी से फायदा नुकसान क्या हुआ? ब्रिटिश को फायदा हुआ। ब्रिटिश ने क्या किया कि जो बर्मा का कोस्ट लाइन था, ब्रिटिश ने बर्मा को डिप्राइव कर दिया कोस्ट लाइन से, मोस्ट ऑफ द कोस्ट लाइन से, और एक्वायर कर लिया बर्मा में एक बेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। सेकेंड बर्मी वॉर वर्कआउट हुआ 1852 में। यह सेकेंड बर्मी वॉर के रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमर्शियल ग्रीड। जो ब्रिटिश की टिम्बर फंड थी, वह जो अपर बर्मा का जो टिम्बर रिसोर्स था उस पर उनका इंटरेस्ट आ गया। दूसरा, जो लार्ज पॉपुलेशन बर्मा की थी, क्या वास्ट मार्केट था सिर्फ ब्रिटिश कॉटन गुड्स का। अब क्योंकि ब्रिटिश ने ऑलरेडी बर्मा के 2 कोस्टल प्रोविंस को ऑक्युपाई किया हुआ था, तो चाहते थे कि उनका बर्मा पर पूरा होल्ड हो जाए, चाहे वो पीस से हो या वॉर से हो। इससे फायदा क्या, बर्मा पर वो होल्ड क्यों चाहते थे किसी भी तरह से? फ्यूचर पॉसिबल इन्फ्लुएंस जो हो सकता है, जो उसके ट्रेड कंपटीटर्स थे, फ्रेंच और अमेरिकन। व्हाई ब्रिटिश वांटेड टू होल्ड ओवर बर्मा एट एनी कॉस्ट, आइदर पीस और वॉर? दिस इज द रीजन। इट वाज द फाइट ऑफ इंपीरियलिज्म। It was a fight for the imperial empire. कि if I will have the control over Burma, तो जो उसके ट्रेड कंपीटर्स थे, फ्रेंच और अमेरिकन, जो कभी फ्यूचर में आ सकते थे, उनके आने की संभावना कम हो जाती। अब ब्रिटिश ने जीत तो लिया, लेकिन ब्रिटिश की जो डिसिसिव विक्ट्री हुई, उसके बाद जो बर्मा का जो कोस्ट लाइन था, बर्मा ने, जो ब्रिटिश ने एनेक्स किया पेगू का, ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंस था। इसकी ब्रिटिश क्या हुआ, इस सारे कोस्टल प्रोविंस कब्जा कर लिए। यू नो कि कोस्टल प्रोविंस कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर ट्रेड, और जो लोअर बर्मा है वह इफेक्टिव कंट्रोल में आ गया। अब ब्रिटिश ने क्या किया, होल बर्मा कोस्टल लाइन को कंट्रोल कर लिया, और साथ ही से क्या हो गया, इंटायर सी ट्रेड कंट्रोल में आ गया। अब फिर इस सारे संघर्ष का पेमेंट कौन दिया? इंडियन सोल्जर्स एंड एक्सपेंसेस इंडियन रेवेन्यू। तो जो ब्रिटिश के कॉमर्शियल और इंपीरियल इंटरेस्ट थे, उस इंटरेस्ट को फुलफिल कौन कर रहा था? या तो हमारे सोल्जर कर रहे थे और हम पैसा दे रहे थे। अब जो बर्मा का और ब्रिटिश का रिलेशनशिप था वह कई सालों तक पीसफुल रहा, पेगू के एनेक्सेशन के बाद। और ब्रिटिश ने लगातार, जो ब्रिटिश ऑक्युपेशन था वह लगातार उस पर बना रहा, और वो
वहां पर बर्मा को ओपन करते थे। और जो ब्रिटिश मर्चेंट इंटरेस्ट थे वो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड विद चाइना टू बर्मा, इससे व्यू इंस्पायर हो रहे थे। और 1885 में किंग थिबा ने एक प्योरली कॉमर्शियल ट्रीटी साइन की फ्रांस के साथ फॉर ट्रेड। अब इससे ब्रिटेन क्या हो गए, इंटेंसली जेलस हो गए कि जो बर्मा में फ्रेंच इन्फ्लुएंस है वो बढ़ सकता है या बढ़ जाएगा। और ब्रिटिश मर्चेंट्स को डर लगा कि जो रिच बर्मीज मार्केट है यह फ्रेंच और अमेरिकन कब्जा कर सकते। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था ब्रिटेन का, उसने यह इस बात को इंसिस्ट किया कि अपर बर्मा को तुरंत एनेक्स कर लिया जाए। और ब्रिटिश ने बर्मा को इन्वेट किया और उसको एनेक्स कर दिया। अब किंग ने सरेंडर कर दिया और उसका पूरी डोमेन एनेक्सेशन हो गया और इंडियन एम्पायर बन गया। लेकिन जो बर्मा का एनेक्सेशन था, जो कॉन्कर था, वो डिसेप्टिव क्यों लगा? बर्मीज नेशनलिज्म था, वो किसी भी तरह सरेंडर करने को तैयार नहीं थे। वो जंगल में चले गए और गुरिल्ला वॉरफेयर करने लगे और उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स की बहुत हत्या करनी शुरू की। इंडियन जो एम्पायर के सोल्जर थे ब्रिटिश एम्पायर के, उनकी हत्या करनी शुरू की। जो एक्सपेंस था, देखिए इस एक्सपेंस जो उन्होंने सप्रेशन करने की कोशिश की अगेन फॉर इंडियन एक्सचेकर। जो बर्मीज गुरिल्ला वॉर था, जो जंगलों में जाके संघर्ष कर रहे थे, अगेन उसका खर्चा किस दिया? हमने दिया। और 1935 में ब्रिटिश ने बर्मा को सेपरेट कर दिया फ्रॉम इंडिया। अब सेपरेट क्यों किया? इस आशा से कि बर्मीज स्टेबल ऑफ फ्रीडम जो है कमजोर हो जाएगा। लेकिन बर्मीज जो नेशनल मूवमेंट था वो नई हाइट पहुंच चुका था अंडर ह्यू ऑन सॉन। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बर्मा इंडिपेंडेंट हो गया। एनी कंफ्यूजन, एनी इशू? आप लिख लोगे, बताइए। कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक बार समझ लेंगे तो आराम से लिख लेंगे। बहुत ज्यादा फैक्ट्स है भी नहीं, फैक्ट्स लिमिटेड है, कंट्रोल फैक्ट्स है। लेकिन आप अगर कहते हैं बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान को नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा। Therefore, you have to complete the question. Two things required in civil services. One, you complete the syllabus. आप सिविल सर्विसेज का सिलेबस पढ़ें, उस सिलेबस को कंप्लीट करें। सेकेंड, जब आप आंसर लिखें तो आप ये समझने की कोशिश करें मेरा आंसर कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ है। अब अफगानिस्तान क्या था? अफगानिस्तान के साथ एक ज्योग्राफिकल इशू था। क्यों? यह अफगानिस्तान जो है इंडिया और रशिया के बीच में था, तो एक बफर स्टेट की तरह था। आज भी अफगानिस्तान का इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो बफर स्टेट है, वह इंडिया और रशिया के बीच पड़ता है। तो जो पोटेंशियल रशियन अटैक हो सकता है, रशियन मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, उसके लिए अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर अफगानिस्तान पे कंट्रोल रहेगा तो हम पोटेंशियल रशियन अटैक को कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरा, जो सेंट्रल एशिया में ब्रिटिश के कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे, उसको प्रमोट करने के लिए अफगानिस्तान एक बहुत अच्छा प्लेस था। दीज आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो इफ यू सी देयर, बिकॉज it was a buffer between the Britain and the Russia. Therefore, Afghanistan is very crucial for the India. If British wanted to control any potential military attack from Russia, then the control over Afghanistan is necessary. Second, to have a trade with Central Asia, Afghanistan is very important.
इसलिए जो रशियन इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान में, उसको कमजोर करने के लिए वह अफगानिस्तान में एक कमजोर सरकार चाहती थी। ब्रिटिश चाहता क्या था कि रशियन इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में न हो, लेकिन एक मजबूत सरकार भी अफगानिस्तान में न हो। सरकार ऐसी हो जो ब्रिटिश इशारों पर चल सके। इसलिए ब्रिटेन ने वहां के जो शासक थे दोस्त मोहम्मद, उनको हटाया, और जो शाह शुजा थे जो लुधियाना में एक पेंशनर के रूप में रह रहे थे, उनको 1809 में अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया। इससे क्या हुआ, वह पावर को कंट्रोल कर रहे थे। अब ब्रिटिश ने उसके बाद क्या, ब्रिटिश ने एक अटैक लॉन्च किया अफगानिस्तान में इन फरवरी 1839। उसके बाद अफगानिस्तान को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसमें एग्री टू अफगानिस्तान एंड रिस्टोर टू दोस्त मोहम्मद। ये तो पहला कर लिया, लेकिन ब्रिटिश ने जब अटैक लॉन्च अफगानिस्तान में, और ब्रिटिश को कंपेल होना पड़ा एक ट्रीटी साइन करने के लिए, और वह अफगानिस्तान को छोड़ा और दोस्त मोहम्मद को उन्होंने सत्ता पर वापस कर दिया। अब जो इंटायर अफगान एडवेंचर था ब्रिटिश का, वो फेल हो गया। और जो फर्स्ट अफगान वॉर था, इसमें इंडिया को 1.5 करोड़ रुपीस का खर्चा आया और 20,000 लोग मारे गए। अफगानिस्तान में कोई जीत नहीं पाया आज तक। ये बड़े बड़े साम्राज्यों को खत्म कर देता है ये। अब ब्रिटिश ने क्या किया, नाउ ब्रिटिश हैज चेंज्ड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। Now, after this setback, the policy has been changed. क्या पॉलिसी आई? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। जो इंटरनल अफेयर्स अफगानिस्तान में 1860s रशियन अगेन टर्न इट्स अटेंशन टू सेंट्रल एशिया। जब क्रीमियन वॉर में रशिया हार गया, तो उसने सेंट्रल एशिया में अपना अटेंशन शुरू किया। अब ब्रिटिश ने क्या किया, policy of strengthening Afghanistan as a powerful buffer. You see how the policies keep changing. So from 1870 onwards, एक resurgence था of imperialism all over the world, और वहां पर एंग्लो रशियन राइवलरी आ गई। अब जो ब्रिटिश स्टेटमेंट्स थे, जो ब्रिटिश के जो कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने फिर कहा कि अफगानिस्तान को अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में लाया जाए, ताकि वह ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन है सेंट्रल एशिया में, उसमें मदद कर सके। तो अफगानिस्तान पर एक नया अटैक लॉन्च हुआ 1878 में, और उसको बोलते हैं सेकेंड अफगान वॉर। पीस केम आई 1879 में, जब शेर अली से याकूब खान थे, वो साइन की ट्रीटी ऑफ डेनमार्क, जिसमें ब्रिटिश वो सब प्राप्त कर गए जो वह चाहते थे। लेकिन जो ब्रिटिश का ये सक्सेस था, ये शॉर्ट लिव्ड था। जो अफगानिस्तान का नेशनल प्राइड था, इट हैज नॉट बीन डाइल्यूटेड। और 1879 3 सितंबर को ब्रिटिश का जो रेजिडेंट था और उसका स्कॉट था, उसकी हत्या कर दी गई, और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी अफगानिस्तान में, वह रिवर्स हो गई। वो फिर चले गए ऑन द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली अफगानिस्तान। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया और जो रशियन रिवॉल्यूशन आया 1917 में, इसने एक नया सिचुएशन क्रिएट किया इंग्लो अफगान रिलेशनशिप में। और जो अफगान थे वह अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मांगने लग गए, और ब्रिटिश कंट्रोल अफगानिस्तान पर खत्म हो गया, और पीस वापस आ गया इन 1921 when अफगानिस्तान अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्राप्त कर गया। अब यू सी दिस फॉरेन पॉलिसी ऑफ क्वेश्चन, the independent question came on the Afghanistan also.
The reason being, Afghan issue is very much in the limelight. This you can use for your essay also. अगर आप essay के लिए चाहे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कोई फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशन पे सवाल उसमें यूज कर सकते हैं. देखिए, नॉलेज का जो रिजर्वायर है वो हर जगह काम आता है. So now this chapter is closed. Now we are moving towards that 1858. Wait for 5-10 minutes. I will again start. What's time right now?